स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का एक इम्पोर्टेंट उदारवादी विचारक गोपाल कृष्ण गोखले हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो इनको महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु घोषित किया था, स्वीकार किया था। और अपने गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। कुछ ऐसे कई सारे ऐसे विचार हैं जो प्रारंभिक रूप से गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी जी ने लिए हैं। चाहे वो आपका राजनीति में नैतिकता वाला हो, आध्यात्मिकता हो या और साध्य और साधन, ये सारे विचार गांधी जी ने ग्रहण किए हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। तो हम आज इसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स नेट, सेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो बीए कर रहे हैं, है ना, बीए पोल साइंस, एमए पोल साइंस, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मिलते हैं लेक्चर, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये सारा काम आप कीजिए और क्लासेस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करूँगा इसी तरह। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे का। तो गोपाल कृष्ण गोखले का जो कार्यकाल है 1866 से लेकर 1915 के बीच में है। बहुत ज़्यादा अवधि नहीं है इनके पास, आप देखेंगे बहुत छोटा सा ही कालखंड है, लगभग 50 साल से भी कम का, 49 ईयर्स का। और ये जो एक ये राजमर्मज्ञ थे, ठीक है ना, राजमर्मज्ञ, ये राज्य मर्मज्ञ नहीं था, राजमर्मज्ञ होता है, मतलब जो राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं उनको राजमर्मज्ञ बोलते हैं। और राजनीतिक विचारक हैं ये। गोखले ने मानवीय कार्यकलाप में अंतरात्मा की प्रधानता को महत्व दिया है और राजनीति में नैतिकता को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है। कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो भी कार्यकलाप करें अपने अंतरात्मा की आवाज़ से करें, है ना, इस चीज़ को उन्होंने महत्व दिया है। ये नहीं है कि आप किसी दबाव में, किसी बाहरी, किसी अन्य के कहने पे या कोई ऐसे हालात हों जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हो, नहीं, आपको अंतरात्मा की आवाज़ से कार्य करना है, ठीक है। और राजनीति में नैतिकता को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि नैतिकता जो है वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है और राजनीति का संबंध भी मनुष्य है, तो इसीलिए राजनीति में नैतिकता को इन्होंने महत्व प्रदान किया है। तो ये इनके बारे में जो मामूली, अच्छा, ये उदारवादी विचारक थे, उदारवादी, ठीक है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, आपके दयानंद सरस्वती वगैरह, सॉरी दयानंद सरस्वती नहीं, उदारवादी विचारक जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, दादा भाई नौरोजी, उनकी तरह ही ये उदारवादी विचारक थे। और ये भी मतलब कहीं ना कहीं मानते थे कि मतलब, एक जरा होल्ड कीजिएगा, तो ये भी कहीं ना कहीं अनुनयन विनयन और आपका अनुनयन करना, निवेदन करना, विनय करना, पत्र ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजना, इन सब चीज़ों में, इन सब साधनों का वो ये प्रयोग करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना।
हिंसा, क्रांति, बाइकआउट, धरना, प्रदर्शन, इनमें इनका विश्वास नहीं था। तो ये पहला, अब हम इनका मुख्य जो विचार है वो करेंगे साध्य और साधन। ये साध्य और साधन के प्रारंभिक विचार जो हैं ये आपको मिलते हैं गोपाल गिट्स गोखले के विचारों में। फिर इनसे ही साध्य और साधन की पवित्रता को महात्मा गांधी जी ने लिया है। पढ़ते हैं। गोखले मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मानते हैं। क्या मानते हैं? वो एक नैतिक प्राणी मानते हैं और उनका मत है कि नैतिक लक्ष्य सिद्धि में मानव जीवन का स्वाभाविक साध्य है। ठीक है ना, कि नैतिक लक्ष्य सिद्धि में मानव जीवन का स्वाभाविक साध्य है। गोखले का मत है कि राजनीति मानव जीवन का एक अंग है। क्या? राजनीति मानव जीवन का एक प्रमुख अंग है। तो राजनीति क्या है? एक मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। राजनीति में मानव भाग लेता है सार्वजनिक कार्यों में। और पूर्व के जो विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, वो भी राजनीति के महत्व को स्वीकार करते हैं मानव जीवन में। तो उसी तरह से गोखले भी मानते हैं कि राजनीति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना, इससे दूर, राजनीति से दूर मानव नहीं रह सकता। और मानव क्या है? एक नैतिक प्राणी है, इसलिए राजनीति को नैतिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना, कि मानव क्या है? एक नैतिकता प्राणी है और मानव जीवन का स्वाभाविक साध्य क्या है? नैतिकता। ठीक है ना, मानव जीवन का स्वाभाविक साध्य क्या है? मतलब टारगेट क्या है? नैतिकता है। और मानव एक नैतिक प्राणी है ना। और राजनीति मानव जीवन का एक अंग है, इस वजह से राजनीति को नैतिकता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए सार्वजनिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि नैतिक लक्ष्य सिद्धि के उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए। मतलब कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, वो सारे क्या? वो नैतिक दृष्टि से नैतिक होने चाहिए, है ना, अनैतिक नहीं होने चाहिए, ऐसा ये मानते हैं। गोखले का मत है कि सार्वजनिक कार्यकर्ता को सभी कार्य अपनी अंतरात्मा के निर्देश से करना चाहिए। ठीक है ना, कि भाई जो भी सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, सबको वो सभी कार्य अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से करना चाहिए, अंतरात्मा के निर्देश से करना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं। ठीक है, किसी मजबूरी वश नहीं करना चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, कि हम ये नहीं कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भाई कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। गांधी जी भी यही बात कहते हैं। भाई नैतिकता की राह पे चलते हुए यदि मनुष्य सांसारिक दृष्टि से विफल भी हो जाए तो उसकी नैतिक शक्ति बढ़ जाती है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। हो सकता है कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना। चलो हम एक स्टूडेंट्स की लाइफ में देखते हैं कि भाई कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वो फल की चिंता नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसको ये नहीं पता है कि ठीक है मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है ना। वो इसने उस चीज़ की चिंता छोड़ दी कि मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन वो पढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है वो कामयाब ना हो, लेकिन क्या होगा कि वो उससे नॉलेज कितना ज़्यादा मिल चुका होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल चुका होगा। तो ऐसा कहते हैं, यही चीज़ ही कहते हैं कि भाई नैतिकता की राह पे चलते हुए मनुष्य सांसारिक दृष्टि से अगर विफल भी हो जाएगा ना, तो भी क्या होगा कि उसको बहुत ज़्यादा उसकी नैतिक शक्ति बढ़ जाएगी और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों कि जीवन का लक्ष्य क्या है? नैतिकता ही तो है ना। नैतिक लक्ष्य सिद्धि तो है उसका स्वाभाविक साध्य है। तो अगर वो नैतिक राह पे चलेगा और वो अगर विफल भी हो गया तो भी उसकी नैतिक शक्ति बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, गोखले के विचारों में महात्मा गांधी के विचारों के पूर्व संकेत मिलते हैं। तो साध्य और साधन, है ना, कि भाई आप साध्य प्राप्त करने चाहते तो साधन भी उचित होने चाहिए, दोनों के महत्व को स्वीकार है। तो ये कौन ये कहते हैं? आपके महात्मा गांधी जी भी कहते हैं। और ये विचार इन्होंने किससे लिए हैं? गोखले के विचारों से प्रभावित होकर लिए हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई साध्य और साधन का विचार कहाँ से लिया है? साध्य और साधन की पवित्रता, साधन की पवित्रता, ये
गोखले से लिया है। किससे लिया है? गोखले से लिया है, ठीक है ना। और दूसरा, पहला तो ये बन गया और दूसरा ये बन गया कि भाई राजनीतिक गुरु कौन है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो वो हैं गोखले ही हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखना, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म किए। गोखले ने मनुष्य को नैतिक साधनों का प्रयोग करने पर बल दिया है, ठीक है ना, कि वो कहते हैं कि भाई मनुष्य को नैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उनका मत है कि यदि मनुष्य नैतिक साधनों के प्रयोग पर दृढ़ रहे तो इसका जो भी परिणाम होगा वह नैतिक दृष्टि से उचित होगा। इस तर्क के आधार पर गोखले ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की मांग की है और भारत के नैतिक पुनरुत्थान पर बल दिया है। अब ये कहते हैं कि भाई आदमी को क्या करना है कि नैतिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए, और नैतिक साधनों का प्रयोग करके जो भी परिणाम आएगा वो फिर क्या होगा? नैतिक ही होगा, वो उचित भी होगा और सही भी होगा। ऐसा कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, ठीक है जी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब ये तो वो तो जो साध्य और साधन की बात थी। अब दूसरी जो बात आएगी वो आएगी मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता की संकल्पना क्या है, ठीक है ना। स्वतंत्रता की संकल्पना इनकी क्या है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना औपनिवेशिक शासन से मुक्ति को भारतवासियों का दीर्घकालिक, ये कहते थे कि भाई जो हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त करनी है वो हमारा क्या होना चाहिए? दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है ना। अल्पकालिक लक्ष्य नहीं को स्वीकार नहीं किया है कि भाई तुरंत नहीं, हमें एक दीर्घकालिक लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करें। और गोखले का मत है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति से पूर्व भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करना अनिवार्य है। अब दोस्तों ये दीर्घकालिक लक्ष्य ये कहते हैं, और अल्पकालिक लक्ष्य क्या कहते हैं? समाज की कुरीतियों को, ये अल्पकालिक लक्ष्य है, ठीक है ना। ये क्या है? अल्पकालिक, जिसे तुरंत प्राप्त करना है, क्योंकि अगर इसे प्राप्त नहीं किया तो फिर क्या होगा कि समाज पे एक विशिष्ट वर्ग का कब्जा हो जाएगा, जैसे कि ब्राह्मण, जो पहले ब्राह्मणों का कब्जा था समाज पे। तो ये भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करना अनिवार्य है, अन्यथा स्वतंत्रता के नाम पर एक विशिष्ट वर्ग जनसाधारण पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। गोपाल कृष्ण गोखले का तर्क दिया कि इस देश में जात पात, रीति रिवाज के बंधन से हमें जीवन यापन और सोच विचार के बंधे बंधाए तरीकों के साथ बांध रखा है। अभी कहते हैं कि हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, ये जात पात का चक्कर है, ठीक है ना। ये कुरीतियाँ जो हैं इन्होंने क्या कर रखा है? हमें बंधे बंधाए तरीके में बांध रखा है, ठीक है ना। इसने हमारे सोचने की क्षमता को भी सीमित कर दिया है, हमारे समझने की क्षमता को, और हमारे जीवन यापन के व्यवहार को भी इसने क्या है कि बांध दिया है। जैसे कि अछूतों के संग कैसा व्यवहार होता था, है ना, उनको दोयम दर्जे का समझा जाता था, उनको उनके छूने मात्र से अपवित्र हो जाते थे लोग, है ना। उनके संग अपने संग मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता था, उनको जो है शिक्षा से दूर रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बंधे बंधाए एक तरीके थे कि भाई हमें बांध दिया था इन सब चीज़ों ने। तो उसके बाद साथियों, जैसे समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत शोचनीय थी, है ना। केवल सरकार बदल जाने से जनसाधारण को स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी कि भाई आप सरकार अगर बदल दोगे कि गोरे की जगह कोई और सरकार आ जाएगा, लेकिन इन लोगों का क्या होगा? जो स्त्रियां हैं उनका क्या होगा? जो दलित हैं उनका क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो थी, ये सारी बातें थी कि भाई इनकी स्वतंत्रता का क्या होगा। गोखले के अनुसार स्वतंत्र राष्ट्र वह है जिसमें प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र हो, अर्थात अंतरात्मा की उज्ज्वल प्रकाश से मार्गदर्शन प्राप्त करे। मतलब वो स्वतंत्र राष्ट्र वो होता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य जो होगा ना, वो किसी के दबाव में ना हो, ठीक है ना, किसी सोच के, किसी विचार के, किसी परंपरा के, किसी समाज की रीति के, है ना, उससे बंधा हुआ ना हो, अपनी आत्मा की बात सुने, है ना, न कि वो रूढ़ियों और अंधविश्वासों के अंधकार में भटकता न रहे, ठीक है। अतः राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मनुष्य के नव जीवन से करनी चाहिए, नवजीवन, ठीक है ना, नवजीवन से करनी चाहिए, मतलब एक मनुष्य के जीवन से स्टार्ट होनी चाहिए। अब दूसरा, ये तो हो गया आपका स्वतंत्रता संबंधी विचार। अब है इनके राष्ट्रवाद से संबंधित दृष्टिकोण है। वो क्या है?
गोखले के अनुसार राष्ट्रवाद का लक्ष्य राष्ट्र के सदस्यों का नैतिक पुनरुत्थान होना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, राष्ट्र के सदस्यों का नैतिक पुनरुत्थान होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी डोमिनियन के ढंग का स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है ना, तो कैसा, एक डोमिनियन, अंग्रेजी डोमिनियन के ढंग का स्वशासन मतलब कि जिसमें बाहर के जो मामले हैं वो ब्रिटेन देखेगा और बाकी जो अंदर के मामले हैं एक देश के अंतर्गत के वो हम खुद देखेंगे। भारत के आरंभिक राष्ट्रवादियों की तरह गोखले ने आशा की कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी भारत में उपयुक्त सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होंगे। तो इनका मानना ये था कि जो हमारे देश में कुरीतियाँ हैं, जो परंपराएं हैं बेकार की, है ना, तो उन सब चीज़ों को उसमें परिवर्तन लाने में ब्रिटिश सहायक सिद्ध होगा। ठीक है ना, तो वाकई में ऐसा हुआ भी था कुछ हद तक, जैसे सती प्रथा जैसे पे रोक लगा दी गई, कानून बनाया गया, है ना। तो ये इस बारे में ये कहते हैं कि भाई जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो शासन है ना, वो समाज में परिवर्तन, जो हमारा समाज जो है वो परंपराओं से जकड़ा हुआ है, रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ है, वो उसको परिवर्तन लाएगा, वैज्ञानिक सोच पैदा करेगा और लोगों में शिक्षित करेगा लोगों को। अतः ब्रिटिश शासकों के साथ लगातार संवाद कायम रखना चाहिए। ऐसा मानते थे कि भाई इसी कारण से हमें क्या करना चाहिए कि ब्रिटिश शासकों के साथ हमें संवाद कायम रखना चाहिए। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का प्रबल समर्थन तो किया, परंतु उन्होंने सुझाव दिया कि बहिष्कार और बायकॉट, है ना, क्रांति आदि तरीकों को इस आंदोलन के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि बहिष्कार का तरीका उग्र रूप धारण कर लेता है, तब घृणा और अशांति का वातावरण पैदा हो जाता है। अभी कह रहे हैं कि जैसे कि भाई इस तरह के जो तरीके हैं, बहिष्कार करना, बायकॉट करना और हड़ताल करना, ये सब ठीक नहीं है। इन तरीकों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यही इस तरह का बहिष्कार और बायकॉट, हड़ताल जो होता है, जब ये उग्र हो जाता है तो फिर क्या करता है, ये अशांति पैदा कर देता है ना, और ज़्यादा हालात बिगाड़ देता है। गोखले ने अंग्रेज़ों की सद्भावना पर आस्था रखते थे। ये मतलब ये अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय मानते थे कि ये भावना वाले हैं और ये न्याय करेंगे। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति की इन्होंने तीव्र आलोचना की, क्योंकि इसने भारत को निर्धनता को बढ़ाया है। अब ये जो ब्रिटिश ने जो आर्थिक नीति अपना रखी थी, यहाँ से सारा का सारा यहाँ का सारी संपदा ब्रिटेन में ट्रांसफ़र हो रही थी, सारा पैसा ब्रिटेन में जा रहा था और भारत दिन पे दिन गरीब होते जा रहा था। इस आर्थिक नीति की इन्होंने आलोचना की। बंगाल के विभाजन पर अपना रोष प्रकट करते हुए गोखले ने सत्तारूढ़ आधिकारिक तंत्र की जुल्म की नीति पर तीखा प्रहार किया। तो इन्होंने इस चीज़ पे भी प्रहार किया। उसके बाद उन्होंने आधिकारिक तंत्र से मांग की कि वह केवल कार्यकुशलता पर सारा ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि समय भारतीयों को स्वशासन के मार्ग पर बढ़ने का समुचित अवसर प्रदान करें। अब ये इसके अंतर्गत कहते हैं कि जो आधिकारिक तंत्र है, ब्रिटिश शासन में आधिकारिक तंत्र है, वो सिर्फ अपनी कार्यकुशलता पर सारा ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि जो भारतीय हैं इनको भी कुछ शिक्षित करे, इनको स्वशासन के मार्ग पर स्वशासन सिखाए, स्वशासन पे मार्ग पर बढ़ने के अवसर प्रदान करें, ताकि कल को ये हम भी क्या कर सकें कि अपना शासन संभाल सकें। ठीक है ना, तो ऐसा इनका विचार था राष्ट्रवाद से संबंधित। तो यही इनके प्रमुख विचार थे जो मैंने आप लोगों को बताए। तो अगर होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। साध्य और साधन के संबंध के बारे में बताते हैं, स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने कहा है और राष्ट्रवाद के संबंध में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।